वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? आवर फर्स्ट पॉइंट वाज व्हाट? आवर फर्स्ट पॉइंट वाज इफेक्टिव स्पैन। आवर सेकंड पॉइंट वाज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो पहला पॉइंट था इफेक्टिव स्पैन, दूसरा था हमारा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो तीसरी चीज जो हमें डिजाइनिंग के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी वो है मिनिमम नॉमिनल कवर। So third of the point of reference is minimal nominal cover. So third of the point of reference is minimum nominal cover. अब मिनिमम नॉमिनल कवर कितना रखना है आपको? अच्छा, नॉमिनल कवर को क्लियर कवर भी बोला जाता है। यू कैन से नॉमिनल कवर, यू कैन से क्लियर कवर। क्लियर कवर मीन्स कवर टू ऑल टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जितनी भी रीइंफोर्समेंट है उन सबका जो कवर है उसको हम बोल देते हैं नॉमिनल कवर या क्लियर कवर। तो उसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ। सो आई कैन मेंशन दिस ऑल्सो, CC और CM, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको आप बोल सकते हो क्लियर कवर, और यू कैन से नॉमिनल कवर, तो कुछ भी बोला जा सकता है इसको। है क्या ये? कवर टू ऑल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, कवर टू ऑल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर या नॉमिनल कवर। पहले क्लियर कवर बोलते थे, अब कोड नॉमिनल कवर बोलते हैं, तो नॉमिनल कवर बोलने लग गए। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव कवर। सो नेक्स्ट वी हैव अफेक्टिव कवर। So next we have effective cover. So we can say cover to CG of the tensile reinforcement will be termed as what? Effective, or CG of the reinforcement बोल सकते हो। So cover to the CG of reinforcement, cover to the CG of the reinforcement is termed as effective cover. इसको हम टेक्निकली effective cover बोलते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? ये तो बस मैंने लिखा है स्टेटमेंट। पहले बात का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे वैल्यूज भी बता देता हूँ। देन आई डिस्कस द वैल्यूज आल्सो। सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस बात को समझने के लिए लेट सपोज वी आर कंसीडरिंग अ बीम सेक्शन। तो हमने एक बीम सेक्शन उठाई, बीम को मैग्नीफाई किया मैंने बहुत ज़्यादा, आई मैग्नीफाइड द बीम। तो एक पर्टिकुलर पोर्शन ही दिखाया बीम का, पूरी बीम नहीं दिखाई है आपको। आई हैव नॉट शोन द कंप्लीट बीम। तो पूरी बीम नहीं दिखाई। ये हमारी है, दिस इज अवर स्टिरप्स, ये हमारे स्टिरप्स है। तो मैंने ये चीज़ भी दिखा रखी है आपको डायग्राम में। तो सिंस वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर, सो डायग्राम को मैग्नीफाई करके दिखा रखा है आपको। सो आई मैग्नीफाइड द डायग्राम एंड शोन इट टू यू। सो दिस इज अवर स्टिरप्स, ये हमारे स्टिरप्स है। तो इसको आप लेटरल रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हो। ये हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है। सो दिस इज अवर मेन रीइंफोर्समेंट, जो सर्कल बना के दिखाया मैंने आपको, दैट इज अवर मेन रीइंफोर्समेंट। अब मुझे यहाँ पे क्या शो करना है? एक नॉमिनल कवर शो करना है और दूसरा क्या शो करना है? फर्स्ट आई हैव टू शो नॉमिनल कवर, सेकंड आई हैव टू शो क्लियर कवर। अब नॉमिनल कवर क्या होता है? नॉमिनल कवर होता है कवर टू ऑल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। सो कवर टू ऑल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो कौन कौन सी रीइंफोर्समेंट लगी हुई है? एक तो लगी हुई है हमारी शेयर रीइंफोर्समेंट, और दूसरी लगी हुई है हमारी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कवर इज टर्म्ड एज क्लियर कवर और नॉमिनल कवर। तो ये हमारा क्लियर कवर है और नॉमिनल कवर है। सो कवर टू ऑल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज क्लियर और नॉमिनल कवर। अब अगर मुझे यहीं पे इफेक्टिव कवर निकालना होता, इफेक्टिव कवर क्या है? कवर टू दी CG ऑफ द रीइंफोर्समेंट। कौन सी मेन रीइंफोर्समेंट? इसमें ब्रैकेट में भी डाल दिया, CG ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट। तो मेन रीइंफोर्समेंट की CG तक जो कवर प्रोवाइड किया उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज, इसको टेक्निकली बोला जाता है क्लियर कवर। सो दिस इज टर्म्ड एज क्लियर कवर। सो ये हमारा क्लियर कवर है। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। अब यहाँ पे जो हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है वो एक लेयर में दी हुई है। हियर द मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ सिंगल लेयर। पर ऐसा भी हो सकता है कि मेन रीइंफोर्समेंट एक से ज्यादा लेयर में प्रोवाइड की जाए। अगर मेन रीइंफोर्समेंट एक से ज्यादा लेयर में प्रोवाइड की गई है तो आपको ये इफेक्टिव कवर निकालने के लिए उस मेन रीइंफोर्समेंट की CG तक ही कवर कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब इस बात को समझाने के लिए ये मेरा डायग्राम A था, ये मेरा डायग्राम B है। तो टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, फिर से बीम बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। आई एम शोइंग द बीम इन मैग्नीफाइड फॉर्म।
तो काफी मैग्नीफाई करके दिखा रखी है बीम, एक पोर्शन ही डिस्कस कर रहे हैं बीम का, वी आर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द बीम। अब मैं आपको शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं दिखा रहा हूँ, सेटअप्स नहीं दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको बस मेन रीइंफोर्समेंट ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि वही हमारा प्राइम कंसर्न है। तो अगर आपने मेन रीइंफोर्समेंट एक से ज्यादा लेयर में प्रोवाइड कर रखी है, तो अगर आपने मेन रीइंफोर्समेंट एक से ज्यादा लेयर में प्रोवाइड कर रखी है, तो आपको क्लियर कवर निकालने के लिए उसकी सीजी तक की दूरी कंसिडर करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारी अफेक्टिव कवर है, दिस इज अवर अफेक्टिव कवर। सो in order to find the effective cover, you have to find the CG of the effective cover लिखिए। तो effective cover ही तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा मैंने? सो effective cover ही तो मार्क किया हुआ है, लाइन घुमाई नहीं थी बस। चलो अब दोनों में से कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर लो। तो अभी तो बस मैंने यही मतलब डिस्कस किया है कि अफेक्टिव कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है। नॉमिनल कवर क्लियर कवर सेम चीज है, पहले क्लियर कवर बोलते थे, अब नॉमिनल कवर बोलते हैं। इट्स द कवर टू द ऑल टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, चाहे मेन रीइंफोर्समेंट हो चाहे हमारी शेयर रीइंफोर्समेंट हो। अफेक्टिव कवर इज द कवर टू द सीजी ऑफ द मेन रीइंफोर्समेंट। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, any of the point to refer on this for anyone? क्लियर है पॉइंट? चलो अब इनकी वैल्यूज की बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट देयर वैल्यूज। तो जो मिनिमम नॉमिनल कवर है, इट इज गवर्न्ड बाय 3 और 4 क्राइटेरियाज। 3 और 4 क्राइटेरिया यूज करते हैं इसके अंदर हम। सेकंड केस कब यूज होता है? जब मर्जी यूज कर लो। तो सेकंड केस कब यूज होता है? जब मर्जी यूज कर लो सेकंड केस। कोई कंडीशन थोड़ी है सेकंड केस के लिए, कोई अलग केस थोड़ी है सेकंड वाला केस। So minimum nominal cover is governed. Minimum nominal cover is governed by following criteria. So minimum nominal cover is governed by following criteria. अब 4 क्राइटेरिया हैं जो मिनिमम नॉमिनल कवर को गवर्न करते हैं। कौन कौन से 4 क्राइटेरिया हमारे कोड के हिसाब से? फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। The first of the criteria is structural member कौन सा है आपका? structural member बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? structural member बोले तो उसका मतलब है बीम की बात कर रहे हो, स्लैब की बात कर रहे हो, फुटिंग की बात कर रहे हो, कॉलम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? स्टेयरकेस की बात कर रहे हो। तो सबके लिए मिनिमम कवर अलग अलग है। तो इसका मतलब जो मिनिमम नॉमिनल कवर है वो डिपेंड कर जाता है आपका स्ट्रक्चरल मेंबर कौन सा है। तो पहला क्राइटेरिया तो हमारा यही है, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। Then it depends upon the exposure condition। एक्सपोजर कंडीशन कैसी है? एक्सपोजर कंडीशन शुरू में पहले चैप्टर में बताई थी आपको। तो डिपेंड्स अपॉन एक्सपोजर कंडीशन। एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है, एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट है, एक्सपोजर कंडीशन एक्सट्रीम है, या एक्सपोजर कंडीशन सिवियर है। तो ये इस बात पे भी डिपेंड कर जाता है, डिपेंड्स अपॉन दैट आल्सो कि एक्सपोजर कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि फायर रेजिस्टेंस कितनी चाहिए आपको। So fire resistance, so it depends upon fire resistance required. So it depends upon fire resistance required in hours। कि आपको कितने फायर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा फायर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा कवर देना पड़ेगा, कम फायर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो कम कवर देना पड़ेगा। जनरली वेरी करती है 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक। तो जनरली वेरी करता है 30 मिनट्स टू 4 आवर्स। तो ये भी एक कंडीशन है जिसके ऊपर हमारी कवर की वैल्यू डिपेंड कर जाती है। और चौथा है हमारा कि कितनी क्रैक विड्थ परमिसिबल है, हाउ मच ऑफ द क्रैक विड्थ इज परमिसिबल। तो फोर्थ क्राइटेरिया, ये क्या हो गया, डी लिखना है ना। सो फोर्थ क्राइटेरिया, चौथा क्राइटेरिया जिसके ऊपर हमारे नॉमिनल कवर की वैल्यू डिपेंड कर जाती है, इज मैक्सिमम परमिसिबल क्रैक विड्थ। अभी ऑब्जेक्टिव भी है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव कोई सी भी एक वैल्यू उठा के दे देगा इसमें से। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रैक विड्थ in RCC structure, in RCC structure, तो maximum permissible crack width in RCC structure। अब ये चारों बातें मिलके डिसाइड करते हैं कि आपको कवर कितना प्रोवाइड करना है। These 4 points collectively governs how much of the cover is to be provided by us। तो पहला डिपेंड कर जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर कौन सा है, दूसरा एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है, तीसरा फायर रेजिस्टेंस कितनी प्रोवाइड करनी है आपको, चौथा आपको क्रैक विड्थ कितनी रखनी है,
हाउ मच ऑफ द क्रैक विड्थ इज परमिटेड। इन चारों बातों में से कोई सी बात रिपीट करनी हो, चारों बातों में से कोई सी बात रिपीट करनी हो, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। अब इसके लिए अलग अलग कोड है हमारे पास, देयर आर सेवरल कोड्स फॉर दिस व्हिच कवर्स दिस क्राइटेरिया। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज बता दूंगा, बाकी आप अपनी कोड में से चेक कर सकते हैं। आई डिस्कस सम ऑफ द वैल्यूज जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, बाकी वैल्यूज आप अपने कोड में से चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सो आई कैन से फॉर एग्जांपल ए, पहला क्राइटेरिया उठाए, पहला क्राइटेरिया मतलब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर। तो टाइप ऑफ मेंबर, सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर, कौन कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर हो सकता है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर इज अवेलेबल। स्लैब है, बीम है, कॉलम है, फुटिंग है। तो स्लैब है, बीम है, कॉलम है, फुटिंग है। SP32, शिव सुंदर बोल रहा है SP32 में है स्पेसिंग कवर की। तो शिव सुंदर, तो कोड देखा हुआ है आपने, हैव यू सीन द कोड। नहीं, बस यूं ही बोले, चलो ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर लिख दिया, फिर IS 456 और एस पर 34, SP34। तो दोनों ने अलग अलग बता रखी है वैल्यू, तो दोनों ने अलग अलग वैल्यू बता रखी है, बोथ हैज गिवन द डिफरेंट वैल्यूज। मैं आपको दोनों वैल्यू बता रहा हूँ। तो बीम के लिए मिनिमम कितनी रखनी है आपको, 20 mm। स्लैब के लिए मिनिमम कितनी वैल्यू रखनी है, सारी वैल्यूज mm के अंदर है। तो एज पर अवर कोड IS 456 ऑल्सो एंड SP34 ऑल्सो, दोनों की तरफ से बता रहा हूँ मैं। तो 20 mm 20 mm, कॉलम में कितनी परमिटेड है 40 mm, फुटिंग में कितनी परमिटेड है 50 mm। ये अगर हम SP34 देखें, स्लैब में है 20 mm, बीम में है 25 mm, कॉलम में है 40 mm, फुटिंग में 50 mm। इसका मतलब जो डेविएशन निकल के आता है वो कहां पर निकल के आता है, इसका मतलब दोनों कोड के अंदर डेविएशन निकल के आती है, वो कहां पे निकल के आती है, इन बोथ द कोड्स द डेविएशन कम्स आउट वेयर, द डेविएशन कम्स आउट इन द केस ऑफ बीम। तो बीम के अंदर डेविएशन है, इसलिए सवाल आप ध्यान से पढ़ना, बीम के अंदर डेविएशन है, सवाल आप ध्यान से पढ़ना कि वो किस कोड के हिसाब से पूछ रहा है। ही इज आस्किंग एज पर विच कोड। क्लियर है, रिपीट करना है इस पे से कुछ भी, रिपीट करना है इस पे से कुछ, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। चलो सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये वैल्यूज को तो आपको ध्यान रखना ही है, प्लस आपको डाया ऑफ बार का भी ध्यान रखना है। जो भी वैल्यू ग्रेटर निकल के आएगी आपको मिनिमम रीइंफोर्समेंट उतनी देनी पड़ेगी। तो मैंने साथ में और क्या जोड़ दिया, ये वैल्यूज का तो ध्यान देना ही है। सो आई एम सेइंग और डाया ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। तो या तो ये वैल्यूज, या तो ये वैल्यूज, या जो डायमीटर है हमारे बार का उसमें से जो भी ज्यादा निकल के आया वो आप प्रोवाइड करोगे। तो ये जो वैल्यूज हैं हमारे नॉमिनल कवर की किसके हिसाब से हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर के हिसाब से। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। क्लियर है पूरी कहानी, चले आगे, शैल वी कंटिन्यू। नोट कर लिया सबने तो बता दो, आगे बढ़ो। बीम, वो तो डिस्कस कर लिया मैंने कि बीम में वेरिएशन है, ध्यान रखना उसका। देयर इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द कवर फॉर बीम, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो वो प्रॉब्लम मेंशन करेगा कोड का नाम, he'll mention the code name, तो उसके हिसाब से बताएंगे। as per the code we'll discuss that।
स्टेयरकेस में भी स्लैब का स्टेयरकेस में बता रखा है आपको अलग से, स्टेयरकेस मैंने करा रखी है पूरी आपको। स्टेयरकेस के अंदर कितनी होती है, स्टेयरकेस में मैंने आपको बेस स्लैब डिजाइन करके दे रखी है। सो इन स्टेयरकेस आई हैव डिजाइन द बेस स्लैब। बेस स्लैब में कितनी वैल्यू थी, अगर कोई कोड मेंशन नहीं करेगा तो भैया कुछ भी बता दो। अब एक बार खुद सोचना, दिलीप यादव एक बार खुद सोचना क्या सवाल पूछ रहे हो, कि सर सवाल पूरा नहीं पूछ रहा, मेरे को जवाब बता दो, क्या दूंगा। मतलब सवाल पूरा नहीं पूछ रहा है, मैं जवाब उसको पूरा बता दूं। बहुत बढ़िया, बता देना, तुम बता देना उसको कि सर अगर कोड मेंशन नहीं करे तो फिर क्या करेंगे, फिर पेपर छोड़ के बाहर आ जाना। तो अगर कोड मेंशन नहीं करे और आपसे स्पेसिंग पूछ ले तो पेपर छोड़ देना, बाहर आ जाना। नोट कर लिया सबने, हैज एवरीवन नोटेड? चलो आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये था हमारा तीसरा केस। तो तीसरी चीज, अब चौथा क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया। सो फोर्थ ऑफ द क्राइटेरिया, तो चौथा क्राइटेरिया जो हमें ध्यान रखना है फॉर डिजाइनिंग। सो फोर्थ ऑफ द क्राइटेरिया टू बी रेफर्ड इज हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ reinforcement. So next of the point of reference is horizontal spacing of the reinforcement. तो पीछे हम किसकी बात कर रहे थे, यानी प्रीवियस केस वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कवर। तो पीछे वाले केस में कवर की बात कर रहे थे, अब मैं हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी मेन रीइंफोर्समेंट है उसमें कितनी स्पेसिंग दोगे, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो अगर मैं बात करूँ पहला मिनिमम रीइंफोर्समेंट की, सो इफ यू टॉक अबाउट मिनिमम रीइंफोर्समेंट, तो मिनिमम horizontal so minimum horizontal clear spacing, so minimum horizontal clear spacing is kept as maximum of, so minimum horizontal clear spacing is kept as a maximum of, अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखी जाती है किसकी, पहला डाई ऑफ बार। ये कंडीशन कब काम करेगी, इफ बार्स ऑफ आर इक्वल डायमीटर। तो इफ बार्स आर ऑफ इक्वल डायमीटर, अगर बार्स हमारे इक्वल डायमीटर के हैं, देन डाई ऑफ द लार्जर बार। सो डाई ऑफ द लार्जर बार, ये क्राइटेरिया कब काम करेगा, ये क्राइटेरिया तब काम करेगा जब बार्स अलग अलग डायमीटर के हैं। सो द बार्स आर ऑफ डिफरेंट डायमीटर, इफ द बार्स आर ऑफ डिफरेंट डायमीटर, आर ऑफ डिफरेंट डायमीटर, तो अलग अलग डायमीटर के हैं, तो स्पेसिंग कितनी रखोगे, स्पेसिंग रखोगे आप बड़े वाले बार के डायमीटर के बराबर। और दूसरा है हमारा नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। नॉमिनल साइज 20 mm 10 mm कुछ भी हो सकती है, क्लियर। तो नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, बिल्कुल सही बात है। तो पीछे हमने बात करी कवर की, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो मेन बार है उनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखोगे। तो कम से कम जो आपकी क्लियर स्पेसिंग होगी कितनी होनी चाहिए, बार के डायमीटर के बराबर, अगर सारे डायमीटर सेम हो। दूसरा, बड़े डायमीटर के बराबर, अगर हर बार का डायमीटर अलग अलग हो तो आपको उसमें से वो डायमीटर सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी निकल के आए। तीसरा, नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी वो आपकी मिनिमम क्लियर स्पेसिंग होगी बार्स के बीच में। इन तीनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आ जाएगी वो आपकी मिनिमम स्पेसिंग होगी। कौन सी स्पेसिंग, क्लियर स्पेसिंग होगी बार्स के बीच में। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस। तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग थी हमारी, दिस वाज आवर मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। अगर हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, अभी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर है, ध्यान रखना। इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ द स्टील, ये डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। सो इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, तो ये डिपेंड कर जाती है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। वैल्यू कितनी है दैट कैन बी रेफर्ड सेपरेटली।
तो क्या वैल्यू है वो हम सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू? वो डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है, ऑब्जेक्टिव है सारे हमारे लिए. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड. सो ग्रेड ऑफ स्टील और मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग. तो पीछे मिनिमम लिखवाइए, यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको. तो FE 250 है, FE 415 है, FE 500 है. ये 3 ग्रेड है हमारे पास स्टील के. सो दिस इज 300 mm, देन वी हैव 180 mm, देन वी हैव 150 mm. इससे ज्यादा स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते आप सेंटर टू सेंटर. अब ये कौन सी स्पेसिंग है, दैट कैन बी रेफर्ड. उसको मैं अलग से डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकता हूँ. दैट कैन बी शोन सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. तो फिर से मैंने बीम को मैग्नीफाई करके दिखाया है. आई हैव मैग्नीफाइड दी बीम. तो बीम मैग्नीफाइड है, बीम मैग्नीफाइड है. 3 बार बना के दिखाया मैंने आपको. 3 बार्स आई हैव शोन. सो दीज आर अवर मेन रीइंफोर्समेंट. ये हमारे मेन रीइंफोर्समेंट है. तो अगर मैं बात करूं क्लियर स्पेसिंग की, दिस इज द क्लियर स्पेसिंग. अगर मैं बात करूं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की, ये हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है. सो दिस इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एंड दिस इज क्लियर स्पेसिंग. तो मिनिमम क्लियर स्पेसिंग बताइए, मैक्सिमम आपको सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बताइए. सो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज बीइंग मेंशन्ड. तो बार के बीच की स्पेसिंग निकल के आ गई. स्पेसिंग बिटवीन द बार्स इज बीइंग शोन टू यू. तो ये हमारी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है. दिस इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एंड दिस इज क्लियर स्पेसिंग. ये हमारी क्लियर स्पेसिंग है. क्लियर है पूरी कहानी? तो सारी स्पेसिफिकेशन से ध्यान रखनी है आपको. ऑल दी स्पेसिफिकेशंस आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. तो जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है सबका ध्यान रखना है हमें. नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? नॉमिनल कवर में और थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन के आधार पे ही क्लियर कवर होती है. नॉमिनल कवर में और थर्ड कंडीशन के आधार पे ही क्लियर. अरे भाई नॉमिनल कवर क्लियर कवर ही होता है भाई. अब ये अपनी सवाल पढ़ना क्या पूछा है आपने. पीछे लिखवा के आया हूं भैया, नॉमिनल कवर ही क्लियर कवर होता है. एक ही बात है नॉमिनल कवर क्लियर कवर. सर नॉमिनल कवर में और थर्ड कंडीशन के आधार पे भी क्लियर कवर होती है क्या? अब क्या सवाल पूछा आपने? व्हाट प्रॉब्लम यू हैव आस्क्ड? थर्ड और कंडीशन लिखवाए थे सर, लिखवाए थे सर, उसको पूछा था. यानी क्या बोल रहा है? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ग्रेड बढ़ने के साथ स्पेसिंग कम हो रही है. इसका ग्रेड बढ़ने के साथ स्पेसिंग कम हो रही है. बिल्कुल सही बात है. ग्रेड बढ़ाओगे तो स्पेसिंग आपको कम करनी पड़ेगी. तो मैक्सिमम स्पेसिंग की वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ जाएगी आपको. तो ऑब्वियस ही बात है. इफ द ग्रेड ऑफ द स्टील इज इंक्रीज्ड, अगर ग्रेड बढ़ा दिया आपने स्टील की, तो इन दैट केस जैसे ग्रेड बढ़ी, एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड विल कम आउट टू बी हाउ मच. जैसे आपने ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाई, द एरिया ऑफ द स्टील व्हिच विल कम आउट टू रेजिस्ट द सेम मोमेंट विल कम आउट टू बी लेस. तो जितनी बड़ी ग्रेड का स्टील लगाओगे तो जो एरिया की रिक्वायरमेंट होगी सेम मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए कम हो जाएगी. तो स्पेसिंग कम निकल के आएगी. द स्पेसिंग विल कम आउट टू बी लेस. जितनी छोटी ग्रेड का स्टील लगाओगे, द एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द सेम मोमेंट विल कम आउट टू बी मोर. उतनी ही ज्यादा स्पेसिंग निकल के आएगी. द मोर विल बी स्पेसिंग.
प्रैक्टिकल वैल्यूज कितनी है वो बता दिया, प्रैक्टिकल वैल्यूज आई हैव डिस्कस्ड। तो सारी कोडल वैल्यू है 4 5 6 से उठा के बताई है, वैल्यूज आर डायरेक्टली फ्रॉम द कोड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन ये कौन सा क्राइटेरिया था, चौथा, पांचवा क्राइटेरिया डिफ्लेक्शन। तो पांचवा क्राइटेरिया डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो फिफ्थ क्राइटेरिया इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अब पहली बात, जो डिफ्लेक्शन आता है बीम में वो किन किन चीजों की वजह से आता है? द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज ड्यू टू व्हाट? तो हम बोल सकते हैं द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, वी कैन से द टोटल deflection of beam is due to following, is due to following. So next of the point of reference is deflection. Self weight, बिल्कुल सही बात है, डेड लोड आ गया, सही बात है शुभम, एब्सोल्युटली करेक्ट, is due to following. तो जो टोटल डिफ्लेक्शन आता है बीम में वो किन किन कारणों की वजह से आता है? एक तो आता है लोडिंग की वजह से, लोडिंग डेड लोड भी हो सकती है, लाइव लोड भी हो सकती है। दूसरा आता है टेम्परेचर की वजह से, और ये दोनों के दोनों डिफ्लेक्शन है शॉर्ट टर्म। तो कहने का मतलब है इंस्टेंटली आ जाएंगे ये डिफ्लेक्शन, ये टाइम नहीं लेंगी। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन आती है श्रिंकेज की वजह से और क्रीप की वजह से। ये है टाइम टेकिंग प्रोसेस, हमने डिस्कस किया हुआ श्रिंकेज क्रीप, पीछे पूरी कहानी बताइए श्रिंकेज और क्रीप की। ये हमारी लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, दिस इज अवर लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। तो टोटल डिफ्लेक्शन इन द बीम विल कम आउट आइदर ड्यू टू लोडिंग, टेम्परेचर, श्रिंकेज, क्रीप। ये चारों चीजें मिलकर टोटल डिफ्लेक्शन लेके आती हैं बीम के अंदर। तो कोड में कंडीशन लगा रखी है इसके ऊपर कि आपकी टोटल डिफ्लेक्शन किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो टोटल डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी मोर देन दैट। तो पहली कंडीशन जो हमारा कोड बोलता है, तुम्हारा कोड बोलता है कि फाइनल डिफ्लेक्शन, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ लोड, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ लोड, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ लोड, जितने भी लोड है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू all types of load, so the final deflection due to all types of load including the effect of creep and shrinkage, including the effect of creep, including the effect of creep, temperature, shrinkage, creep, temperature, shrinkage should not exceed कितनी वैल्यू होती है इसकी? टोटल जो डिफ्लेक्शन है हमारी बीम के अंदर वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? टोटल डिफ्लेक्शन मस्ट नॉट एक्सीड व्हाट? स्टैंडर्ड रिजल्ट, बहुत ही कॉमन सवाल है, पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है ईएससी में, तो n number of times this problem is being asked. The total deflection must not exceed L effective by 250. ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से है? डेड लोड की वजह से है, लाइव लोड की वजह से है, क्रीप की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है, श्रिंकेज की वजह से, सबकी वजह से ही है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑल। तो हमारी जो डिफ्लेक्शन है एल इफेक्टिव बाय 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन एल इफेक्टिव बाय 250। क्लियर है पूरी कहानी? डेड लोड के अंदर सब कुछ आ जाएगा, डेड लोड के अंदर पार्टीशन आ जाएगी, फिनिशेस आ जाएंगे, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सबकी वजह से है। तो ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से है? दिस इज बिकॉज ऑफ डेड लोड, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइव लोड। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस टेम्परेचर प्लस क्रीप प्लस श्रिंकेज प्लस टेम्परेचर प्लस क्रीप प्लस श्रिंकेज। तो टोटल डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारी बीम के अंदर एल इफेक्टिव बाय 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबको पता ही है, बहुत बढ़िया, सबको पता है। तो ये पहली कंडीशन है हमारे कोड की। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कोड। द टोटल डिफ्लेक्शन मस्ट नॉट बी मोर देन एल इफेक्टिव बाय 250 ड्यू टू ऑल रीजंस, सारे रीजंस की वजह से। क्लियर है पॉइंट? अब दूसरी कंडीशन भी बताता है कोड, और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो क्या कंफ्यूजन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कोड दूसरी कंडीशन क्या बोलता है? द डिफ्लेक्शन including the effect of the deflection
इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ, अब डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज। अब आपको इफेक्ट कंसिडर करना है सिर्फ किसका, टेम्परेचर क्रीप और श्रिंकेज अकरिंग आफ्टर द इरेक्शन ऑफ द पार्टीशन एंड फिनिशिंग। सो अकरिंग आफ्टर द इरेक्शन ऑफ, occurring after the erection of partitions and finishes must not exceed, ये कितनी वैल्यू होती है, must not exceed, ये कितनी वैल्यू है हमारे कोड के हिसाब से, ये वैल्यू है हमारी L effective बाय 350 और 20 mm, जो भी वैल्यू मिनिमम निकल के आती है, और 20 mm इसमें से जो भी वैल्यू क्या निकल के आ जाए, मिनिमम निकल के आ जाए, वॉट एवर कम्स आउट टू बी मिनिमम। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालनी है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, क्रीप की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, जो कब आई, जो पार्टीशन और फिनिशिंग इंस्टॉल होने के बाद निकल के आई, ये L इफेक्टिव बाय 350 और 20 mm में से जो भी वैल्यू मिनिमम निकल के आए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से है, ये डिफ्लेक्शन है लाइव लोड, ये डिफ्लेक्शन है टेम्परेचर, ये डिफ्लेक्शन है क्रीप और श्रिंकेज की वजह से, ये इन चार चीजों की वजह से डिफ्लेक्शन निकल के आती है। दिस इज बिकॉज ऑफ 4 रीजंस। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस। तो इसको भी मैं डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकता हूँ, आई कैन शो दिस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेटर क्लैरिटी के लिए आप इसको डायग्राम के फॉर्म में समझ सकते हो। लेट सपोज ये हमारी बीम है, दिस इज अवर बीम, सो ये हमारी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम। तो एक तो हमारा निकल गया है टोटल डिफ्लेक्शन, एक तो हमारा निकल गया है टोटल डिफ्लेक्शन, एक हमारा डिफ्लेक्शन निकल गया है लाइव लोड की वजह से, टेम्परेचर और श्रिंकेज की वजह से। तो मैंने दोनों आपको बना के दिखा दी है। तो पहले तो बात करते हैं टोटल डिफ्लेक्शन की। सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल डिफ्लेक्शन। ये हमारा टोटल डिफ्लेक्शन है जो ब्लू कलर से बना के दिखाया, दिस इज डेल्टा टोटल। अब ये डेल्टा टोटल किसकी वजह से होता है, डेल्टा टोटल पहली बात तो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, L इफेक्टिव बाय 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन L इफेक्टिव बाय 250। किसकी वजह से, ये डेड लोड की वजह से है, लाइव लोड की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है, क्रीप की वजह से है और श्रिंकेज की वजह से है। इट इज बिकॉज ऑफ श्रिंकेज। क्लियर है। देन मैंने आपको एक दूसरी डिफ्लेक्शन दिखाई हरे कलर से, एक और डिफ्लेक्शन दिखाई, सेकंड डिफ्लेक्शन विच आई हैव शोन। सो डेल्टा टी डैश, अब ये कोड बोलता है डेल्टा टी डैश शुड नॉट बी मोर देन L इफेक्टिव बाय 350 और 20 mm में से जो भी वैल्यू मिनिमम आ जाए, और 20 mm में से जो भी वैल्यू मिनिमम आ जाए। ये किसकी वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइव लोड, टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज बिकॉज ऑफ लाइव लोड, टेम्परेचर प्लस क्रीप प्लस श्रिंकेज। So temperature, live load, creep and shrinkage. So live load, temperature, creep plus shrinkage. इसका मतलब जो बची हुई डिफ्लेक्शन है वो किसकी वजह से, जो ये बची हुई डिफ्लेक्शन है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इसको मैंने डेल्टा टी डबल डैश बोल दिया, दिस इज बिकॉज ऑफ डेड लोड, पार्टीशन एंड फिनिशिंग। तो ये भी लिख सकते हैं। सो डेल्टा टी डैश किसकी वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ डेड लोड, partitions plus finishes। अब मैंने सारे कंपोनेंट आपको बीम में बना के दिखा दिए, ऑल दी कंपोनेंट्स आई हैव शोन इन दी बीम। तो जितने भी कंपोनेंट है वो सेपरेटली सारे आपको शो करके दिखा दिए। एक मिनट, क्लियर है पूरी कहानी।
चलो आगे, चले कंटिन्यू। ये हैंग क्यों हो जाता है बार बार कमेंट बॉक्स? हो गया, नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? डेल्टा टी डबल डैश, यस सर। पार्टीशन बता दीजिए। अरे पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन बता दीजिए। लकड़ी का भी हो सकता है, मेसनरी का भी हो सकता है, उसको पार्टीशन बोल देते हैं। तो दो चीजों के बीच में आपने पार्टीशन क्रिएट कर दिया, उसे पार्टीशन बोल देते हैं। ग्लास का भी हो सकता है पार्टीशन, इट मे बी बिकॉज ऑफ ग्लास ऑल्सो, दैट इज टर्म्ड एज पार्टीशन। फिनिश्ड नहीं है, फिनिशेज हैं। जो भी फिनिशिंग करी आपने, टाइलें लगवाई, स्टोन वर्क कराया, उसको फिनिशिंग बोला जाता है। किचन की जो आपने स्लैब है उसके ऊपर मार्बल लगवाया, उसको फिनिशेस बोला जाता है, दैट इज टर्म्ड एज फिनिशेस। तो फिनिश्ड नहीं है, फिनिशेस है वो। तो जितना भी फिनिशिंग का काम करवाया आपने, तो उसका लोड भी ऐड हुआ है, दैट लोड इज ऑल्सो बीइंग एडेड। तो वो लोड भी ऐड कर दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे डिफ्लेक्शन की बात थी। अब डिफ्लेक्शन हम कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है डिफ्लेक्शन की, वो करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और उसको हम परमिसिबल लिमिट में रखें। जब डिफ्लेक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, परमिसिबल लिमिट में रखना और ही दिक्कत वाली बात है। तो हमारे कोड ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर रखा है। सो द एग्जैक्ट कैलकुलेशन डिफ्लेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन एंड कीपिंग इट इन द परमिसिबल लिमिट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए हमारे कोड ने उसको प्रैक्टिकली सिंप्लीफाई करा के दे दिया कि आप कैसे डिफ्लेक्शन को कंट्रोल में रख सकते हो, हाउ द डिफ्लेक्शन कैन बी केप्ट इन कंट्रोल। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल के क्राइटेरिया देख रहे हैं हम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिजाइनिंग में काम आएगा ही आएगा आपके। तो जो मर्जी सवाल होगा बीम का, उसमें ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, इनफैक्ट पहले भी यूज कर रखा है हमने। तो अब हम बात कर रहे हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल की। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्लेक्शन कंट्रोल, कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे करें। So next of the point of reference becomes is deflection control criteria. अब डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो क्योंकि डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना, उसको अपनी परमिसिबल लिमिट में रखना, ये बहुत ही लेंदी कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करता है। तो हमारे कोड ने इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया। अब कोड ने कैसे सिंप्लीफाई किया वो देखते हैं। सो वी कैन से सिंस कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, since calculation of deflection and keeping it within the permissible limit, keeping it within the permissible limit and keeping it within the permissible limit, within the permissible limit needs lot of calculation, hence IS 456 has simplified this analysis कैसे, if L effective by D, अगर आपके L effective by D का रेशियो परमिसिबल रेंज में आ गया, so if L effective by D ratio, so if L effective by D ratio satisfies following condition, then beam is safe in deflection. तब हमारी बीम सेफ है डिफ्लेक्शन के अंदर। कैसे, सपोर्ट कंडीशन, सो वी हैव सपोर्ट कंडीशन, और बाद में हमारे पास वैल्यूज। अब सपोर्ट कंडीशन कौन कौन सी है, पहला है कैंटिलीवर, द फर्स्ट ऑफ द केस इज कैंटिलीवर,
The second of the case is simply supported. तो simply supported. तीसरा केस क्या हमारा? Continuous. तो continuous. तो L effective by D रेशियो अगर कैंटिलीवर बीम है आपकी वैल्यू तो वो 7 से कम होना चाहिए. इट शुड बी लेस देन 7. सिंपली सपोर्टेड है 20 से कम होना चाहिए. कंटिन्यूअस है तो 26 से कम होना चाहिए. तो ये तो हमारी बेसिक वैल्यूज है. दीज आर आवर बेसिक वैल्यूज. क्लियर है? अब हमारा कोड बोलता है इसके ऊपर आपको क्या लगाने पड़ेंगे? मॉडिफिकेशन फैक्टर भी लगाने पड़ेंगे. नाउ आवर कोड सेज यू हैव टू अप्लाई द मॉडिफिकेशन फैक्टर्स आल्सो ओवर दिस. अब क्या है मॉडिफिकेशन फैक्टर? तो L effective by D should be less than K1, K2, K3, K4 into values. जो वैल्यूज मैंने आपको पीछे बताई हैं. तो ये सारे के क्या है? मॉडिफिकेशन फैक्टर है. ऑल दीज केज आर मॉडिफिकेशन. तो हम बोल सकते हैं के आई इज व्हाट? के आई इज अवर मॉडिफिकेशन फैक्टर. सो के आई इज अवर मॉडिफिकेशन फैक्टर. ये हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर है. अब कौन कौन से मॉडिफिकेशन फैक्टर है किस पे डिपेंड करते हैं? एक एक करके उठाते हैं. सो K1 ये डिपेंड कर जाता है स्पैन के ऊपर. सो डिपेंड्स अपॉन स्पैन. तो ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? स्पैन के ऊपर. तो ये स्पैन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. कैसे? K1 की वैल्यू आप 1 लेके चलोगे अप टू 10 मीटर. अगर 10 मीटर का स्पैन है इसकी वैल्यू आप 1 लेके चलोगे. अगर 10 मीटर से ज्यादा है आप K1 की वैल्यू ले लोगे 10 बाय स्पैन. स्पैन कौन सा? अफेक्टिव स्पैन. ध्यान रखना. तो ब्रैकेट में डाल दिया 10 बाय स्पैन. स्पैन किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए. दिस शुड बी इन मीटर. आपको ये जानकारी दे दी कि बियॉन्ड 10 मीटर वाली कंडीशन कैंटिलीवर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो आई कैन से बियॉन्ड 10 मीटर वाली कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैंटिलीवर. सो बियॉन्ड 10 मीटर नॉट एप्लीकेबल फॉर कैंटिलीवर. Not applicable for cantilever. Not applicable for cantilever. So not applicable for cantilever. तो ये हमारा K1 निकल के आ गया. तो मॉडिफिकेशन फैक्टर है जो डिपेंड कर जाता है स्पैन की लेंथ के ऊपर. ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे बीम की स्पैन ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन क्या निकल के आ जाएगा? ज्यादा निकल के आ जाएगा. डिफ्लेक्शन विल कम आउट टू बी मोर. तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको. तो अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ जाएगा? अगर डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डी बढ़ाना पड़ेगा. आई हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डी. तो डी बढ़ाने के लिए के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. तो के की वैल्यू कम हो जाएगी. तो जैसे ही स्पैन 10 मीटर से ज्यादा हुआ तो हमारा के क्या हो जाता है? K1 से छोटा हो जाता है. K1 से छोटा हो जाएगा तो आपकी डी की वैल्यू क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. आपको ज्यादा डेप्थ देनी पड़ेगी. मोर डेप्थ इज टू बी प्रोवाइडेड. क्लियर है मॉडिफिकेशन फैक्टर? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? ये फिर चला गया. बार बार चला जाता है. शैल वी कंटिन्यू? आगे बढ़े. चलो ये तो हमारा कांस्टेंट हुआ K1 मॉडिफिकेशन फैक्टर. अब हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर K2 की. जो मॉडिफिकेशन फैक्टर K2 है ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के ऊपर. सो K2 इट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट. तो ब्रैकेट में लिखा है डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट. परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट. टेंशन रीइंफोर्समेंट. सो परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट. तो ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर. कहां से उठाते हैं? डायरेक्टली कोड में से उठाते हैं. तो कोड में डायरेक्टली आपको वैल्यू दे रखी है किसकी? सो कोड हैज डायरेक्टली गिवन द वैल्यू ऑफ K2. पर K2 को रिलेट किससे किया हुआ है वो भी ध्यान रखना है आपको. तो y एक्सिस पे K2 है और x एक्सिस पे क्या हमारी परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट है. सो परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट. आपको अलग अलग कर्व दे रखे हैं. डिफरेंट कर्व्स आर बीइंग प्रोवाइडेड. तो ये 2 है, ये वैल्यू है 0.6. तो 2 से लेके 0.6 के बीच में वेरी करती है वैल्यू. तो 2 से लेके 0.6 के बीच में वेरी करती है वैल्यू. वेरीज इन द रेंज ऑफ 2 to 0.6. दिस इज 3%.
3% के आसपास ये वैल्यू है। अब कुछ कर्व बना के दे देता हूं मैं आपको, फ्यू कर्व्स कैन बी ड्रॉन। ये कर्व है किसके, एफएस के। सो ऑल दीज कर्व विच आर गिवन इन द कोड आर ऑफ एफएस। अभी एफएस क्या होता है बताता हूं मैं आपको। तो एक नया टर्म आ गया, तो डायरेक्टली आपको ये कर्व रीड करना है, यू टू रीड दिस कर्व। तो यू हैव टू रीड दिस कर्व बीइंग मेंशन्ड इन द कोड। तो कोड में जो मेंशन्ड वैल्यू है डायरेक्टली वहां से आपको ये कर्व रीड करना है। अब कर्व किसके हैं ये, दीज कर्व्स आर फॉर एफएस। अभी एफएस क्या होता है, स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ स्टील। तो ये स्ट्रेस लेवल है किसका, स्टील का। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एफएस, ये एफएस की वैल्यूज है हमारे पास। तो एफएस का मतलब क्या है, स्ट्रेस लेवल ऑफ द स्टील। तो वी कैन से एफएस इज व्हाट, एफएस इज इक्वल टू स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टील। ये स्ट्रेस लेवल है किसका, स्टील का। कौन सी स्टील का, टेंशन स्टील का। दिस इज द स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टील। क्या हुआ, चैट क्यों नहीं आ रही। ये स्ट्रेस लेवल है कौन सी स्टील का, टेंशन स्टील का। कैसे निकालते हैं, एफएस हाउ इट इज टू बी फाउंड, इट इज इक्वल टू 0.8 एफ बाय एरिया ऑफ स्टील विच इज रिक्वायर्ड टू द एरिया ऑफ स्टील विच इज प्रोवाइडेड। सो एरिया ऑफ स्टील जो हमें चाहिए, जो आप कैलकुलेशन करके निकालते हो और जो आपने प्रोवाइड किया। तो कई बार आप क्या करते हो, नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करते हो, डायमीटर निकल के आता है लेट सपोज 11.5 mm, आप कर देते हो उसे 12 mm। तो आपने प्रोवाइड चेंज कर दिया एरिया, तो वो चेंज एरिया लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड बाय प्रोवाइडेड। तो जो हमारा K2 है वो डिपेंड कर जाता है परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर। डायरेक्टली हम कर्व में से वैल्यू उठा देंगे, पर कर्व में से वैल्यू उठाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक एफएस की वैल्यू चाहिए, स्ट्रेस लेवल ऑफ द स्टील, दूसरा परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट चाहिए आपको। यहां से भी क्या जानकारी निकल के आ रही है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे K2 की वैल्यू क्या होती जा रही है, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे K2 की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी D की वैल्यू आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो जितना ज्यादा हमारा टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होगा, जितना ज्यादा हमारा टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी। अभी डिफ्लेक्शन ज्यादा क्यों निकल के आ रही है, व्हाई द डिफ्लेक्शन इज कमिंग आउट टू बी मोर। तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ती जा रही है, इफ द परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इज इंक्रीजिंग, हाउ कम द डिफ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से बढ़ रही है, अगर परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट बढ़ रही है तो हमारी डिफ्लेक्शन बढ़ रही है, तभी D की वैल्यू ज्यादा चाहिए हमें, हेंस वो D इज रिक्वायर्ड टू काउंटरएक्ट द डिफ्लेक्शन। तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बढ़ने से हमारी डिफ्लेक्शन क्यों बढ़ती जा रही है, हाउ कम द डिफ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग, क्या रीजन है इसका। डिक्रीज, डक्टिलिटी इंक्रीजेस, वेट बढ़ जाता है, so weight increases, more is the percentage of tension reinforcement। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट होगा उतनी ही ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन मिलेगी बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज, उतनी ज्यादा आपको डिफरेंशियल श्रिंकेज मिलेगी, मोर इज द डिफरेंशियल श्रिंकेज। तो मोर इज द परसेंटेज ऑफ द टेंशन रीइंफोर्समेंट, मोर इज द डिफरेंशियल श्रिंकेज। श्रिंकेज की वजह से क्या कर जाती है, श्रिंकेज की वजह से क्या कर जाती है, डिफ्लेक्शन निकल के आ जाती है। बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, डिफ्लेक्शन बढ़ गया, आपको डेप्थ ज्यादा देनी पड़ेगी, यू टू इंक्रीज द डेप्थ। इसलिए परसेंटेज ऑफ स्टील के बढ़ने से हमारे K2 की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, K2 इज डिक्रीजिंग। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारा K2 है, सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है K3। ये डिपेंड कर जाता है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। और अगर कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ज्यादा है आपकी डिफ्लेक्शन कम होती जाती है, योर डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस। सो वी से इट डिपेंड्स अपॉन, so it depends upon percentage of compression steel, so it depends upon percentage of compression reinforcement। ये डिपेंड कर जाता है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के परसेंटेज के ऊपर। सो इट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। कहां से रीड करेंगे, डायरेक्टली कर्व में से रीड करेंगे। कर्व कहां दे रखी है, हमारे कोड में दे रखी है, सो डायरेक्टली यू कैन रीड इट फ्रॉम द कर्व। सो 1.5 K3 1, this is 3%,
this is percentage of compression steel. So this is percentage of compression steel. तो कंप्रेशन स्टील के बढ़ने से डिफ्लेक्शन कम होती है, तो K3 की वैल्यू क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, आपको डेप्थ की रिक्वायरमेंट कम होगी, द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेप्थ विल बी रिड्यूस्ड. तो ये हमारा फैक्टर K3 आ गया. दिस इज आवर फैक्टर K3. और लास्ट फैक्टर है हमारा K4. द लास्ट ऑफ द फैक्टर व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन इज K4. सो लास्ट ऑफ द फैक्टर अंडर कंसीडरेशन इज K4. अब ये किस पे डिपेंड करता है, it depends upon the ratio of the web width to the flange width. So it depends upon the ratio of web width to the ये डिपेंड कर जाता है रेशियो ऑफ वेब विड्थ टू द फ्लैंज विड्थ. तो वेब विड्थ और फ्लैंज विड्थ के रेशियो के ऊपर डिपेंड कर जाती है चीज. अब क्या है ये वेरिएशन, दैट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड, ये भी आप कर से रेफर कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, नथिंग न्यू इन दिस. तो ये हमारी वेरिएशन है, दिस इज अवर वेरिएशन. फ्लैंज सेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, फ्लैंज सेक्शन. तो ये वैल्यू है K4 की, द वैल्यू इज फॉर K4, दिस इज 1, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1, ये वैल्यू भी 1 है, दिस इज 0.3 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.8, ये वैल्यू हमारी 0.8 है. अब क्या चीज समझ में आ रही है, रेशियो ऑफ वेब विड्थ थ्रू द फ्लैंज विड्थ. अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन दिस रेशियो इज 1. पर अगर मेरा फ्लैंज सेक्शन है, इसका मतलब ये रेशियो की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वेब विड्थ और फ्लैंज विड्थ रेशियो की वैल्यू 1 से कम मिलेगी. इसका मतलब हमारा जो K है ये भी 1 से छोटा मिलेगा. अगर K4 1 से छोटा मिला, इसका मतलब क्या हुआ, आपको डेप्थ ज्यादा देनी पड़ेगी, डेप्थ रिक्वायर्ड इज मोर. तो फ्लैंज सेक्शन में डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है किससे, रेक्टेंगुलर सेक्शन से. तो यहां से भी कंक्लूजन आ गया, इन फ्लैंज सेक्शन द डिफ्लेक्शन इज कंपैरेटिवली मोर देन दैट ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन. तो यहां से कंक्लूजन निकल के आ गई हमारी. तो फ्रॉम हियर कंक्लूजन कैन बी डिराइव्ड. तो अगर आप रेक्टेंगुलर सेक्शन दे रहे हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द रेक्टेंगुलर सेक्शन, द डिफ्लेक्शन इज कंपैरेटिवली लेस. इफ यू आर प्रोवाइडिंग द फ्लैंज सेक्शन, द डिफ्लेक्शन इज कंपैरेटिवली मोर. अब जब आपने ये चारों मॉडिफिकेशन कांस्टेंट्स निकाल लिए, अब आपकी डेप्थ भी निकल के आ जाएगी. नाउ यू कैन कैलकुलेट द डेप्थ. So now we can say, अब क्या बोला जा सकता है, so L effective by D which is less than K1, K2, K3, K4 into values, जो भी वैल्यूज थी आपके सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से. तो D की वैल्यू कितनी रखोगे, the effective depth of the section is greater than L effective divided by what, so L effective divided by what, L effective divided by K1, K2, K3, K4 into values. ये आपके बीम की डेप्थ निकल के आ गई है. फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द डेप्थ ऑफ द बीम. तो जब आप बीम को डिजाइन करोगे, आपको डेप्थ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. रिपीट करना है इस पहले कुछ भी, क्लियर है पूरी कहानी. चले आगे. चलो सफिशिएंट है आज के लिए, टाइम भी हो गया. सो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे. बाकी कल करते हैं. अच्छा, अभी एफएम की क्लास थी, वो एफएम की क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं, वो मैं संडे को कंटिन्यू कर लूंगा. अभी एफएम की क्लास नहीं, आई एम नॉट टेकिंग दैट क्लास, दैट आई विल शेड्यूल ऑन संडे. चलो, थैंक यू.